आज हम बात करेंगे अपने बिहार के इतिहास की, जिसमें हम प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन और आधुनिक बिहार के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ी देर धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि क्लास लंबा हो सकता है लेकिन हम सारे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। तो इसमें जो हम अपने बिहार के इतिहास को देखेंगे, तो बिहार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चीज हम देखेंगे क्या है कि बिहार के प्राचीन भारत के इतिहास में कि आखिर बिहार जो है, बिहार का नाम कैसे पड़ा। तो आपको ये तो पता ही होगा कि विहार नाम से अपने बिहार का नाम बिहार पड़ा। विहार यानी बौद्ध मठ। तो जो बौद्ध मठ हुआ करता था उसे विहार कहा जाता था, उसी से बिहार का नाम बिहार पड़ा। लेकिन हम बात करेंगे प्राचीन काल में यानी पाषाण काल में। तो पाषाण काल में आप देखते हैं कि जो पूरा पाषाण काल था उसके बाद में आया मध्य पाषाण काल, और उसके बाद में मध्य पाषाण काल के बाद में आता है न्यूलिथिक यानी नव पाषाण काल। तो हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल जो है वो उसका भी स्थल अपने बिहार से मिला हुआ है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसका भी स्थल अपने बिहार से मिलता है। और इसके बाद में मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और इसके बाद में आया था नव पाषाण काल। इन तीनों के अवशेष अपने बिहार से मिलते हैं। और पूरा पाषाण काल जो है ये काफी पुराना, लगभग हम देखेंगे कि 1,00,000 ईसा पूर्व, 1,00,000 ईसा पूर्व के अवशेष अपने बिहार में मिलते हैं। मध्य पाषाण काल ये 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व। और ये हम देखेंगे कि नव पाषाण काल जो है ये 2500 ईसा पूर्व का है। और जो हम इसके बाद में देखेंगे ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल का भी विस्तार बिहार में था 1,000 ईसा पूर्व, यानी ताम्र पाषाण का जो युग था यहाँ भी बिहार में ताम्र पाषाण काल का भी विस्तार था। इसके बाद में अपने बिहार में यहाँ हम देखेंगे कि क्या आता है, ये तो पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, उसका विस्तार बिहार में नहीं था। आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता हमारे बिहार में नहीं था। लेकिन वैदिक युग जब आता है तो ऋग वैदिक काल आपको पता ही होगा कि 15,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल रहा। उसके बाद में 1,000 से 500 600 ईसा पूर्व जो था वो उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का विस्तार अपने बिहार में नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल का भी अपने बिहार में विस्तार हो जाता है। और उत्तर वैदिक काल में जो गंडक नदी, सदानीरा नदी है, वहीं तक केवल बिहार में विस्तार होता है, आगे नहीं। और आर्यों की सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसका विस्तार नहीं था। और आर्यों की सभ्यता जो वैदिक सभ्यता थी एक तरह से हम देखते हैं, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो वैदिक सभ्यता आई तो वो आर्यों की सभ्यता थी। और यहाँ पर आर्य का विस्तार नहीं था, इसीलिए इस क्षेत्र को कीकट कहा गया है। कीकट मतलब होता है अपवित्र क्षेत्र, इसे बताया गया है। आप देखेंगे बराह पुराण में अपवित्र क्षेत्र कीकट का मतलब, ये बिहार का कीकट कहा गया है। और यहाँ के लोगों को व्रात्य कहा गया है। क्या कहा गया है? व्रात्य। व्रात्य मतलब क्या होता है? पापी। तो यहाँ के लोगों को व्रात्य या पापी कहा गया है। और जो गंडक नदी है यहाँ सदानीरा नदी के नाम से उसे जाना गया है। यहीं तक विस्तार था केवल यहाँ पर वैदिक सभ्यता का, और इसीलिए इसे कीकट ये कहाँ नाम मिलता है? तो ये ऋग्वेद में, ऋग्वेद। इसके बाद में हम देखते हैं सतपथ ब्राह्मण में पहला भौगोलिक विवरण जो है ये मिलता है विदेह राज्य के रूप में अपने बिहार का। कहाँ पर? सतपथ ब्राह्मण। किसने लिखा था सतपथ ब्राह्मण को? तो आप याद रखेंगे सतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है, पूछा जा सकता है। तो याज्ञवल्क्य। और सतपथ ब्राह्मण में भौगोलिक वर्णन, पहली बार भौगोलिक वर्णन मिलता है बिहार का किस रूप में? तो विदेह के रूप में। विदेह के राजा थे निमि संस्थापक, और विदेह राज्य के संस्थापक थे निमि, और 25वें राजा जनक थे, उनकी पुत्री थी सीता, जिनका विवाह हुआ था श्री राम इक्ष्वाकु वंश के जो थे उनसे।
तो यहाँ पर इतने ये ऋग वैदिक काल में, या हम देखेंगे कि जो वेद, अन्य वेद हैं, ऋग वेद हो गया, अर्जु वेद हो गया, अथर्व वेद, उनमें भी जानकारी मिलते हैं बिहार के। और रही बात पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो यहाँ पर अपने बिहार में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से ये स्थल प्राप्त हुए हैं। तो ये मुंगेर हो गया, ये गया हो गया, यहाँ से पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। इसमें क्या क्या मिले हुए हैं, तो यहाँ पर खुरपी, मिला हुआ है, यहाँ से चाकू, खुरपी, चाकू, कुल्हाड़ी यानी पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं, क्योंकि पाषाण काल के लोग पत्थर के औजार बनाते थे। तो ये सभी पत्थर के हैं, लेकिन नुकीले औजार बनने लगे थे मध्य पाषाण काल में, मुंगेर से मध्य पाषाण काल का अवशेष कहाँ से मिला है, मुंगेर से। यानी पहाड़ी भाग आप देख सकते हैं, ये गया, नवादा, मुंगेर, ये जमुई, ये पहाड़ी भाग है। ये पहाड़ी भाग में ही ये पहाड़ के पत्थर के औजार बनाते थे, तो यहाँ रहा करते थे। लेकिन नव पाषाण काल में ये कहाँ चले जाते हैं, ये मैदानी भाग में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सारण है, यहाँ पर सारण, तो सारण में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं सारण में, और यहाँ पर वैशाली है। तो यहाँ पर है चिरांद कौन सा स्थल है, तो ये नव पाषाणकालीन स्थल भी है, ताम्र पाषाणकालीन स्थल भी है। और ये चेचर है वैशाली में, ये भी नव पाषाणकालीन स्थल, ताम्र पाषाणकालीन स्थल। ये यहाँ पर पटना पड़ता है, और पटना में पड़ता है मनेर भी नव पाषाणकालीन, ताम्र पाषाणकालीन दोनों स्थल है। और यहाँ पर पड़ता है सेनुआर, ये भी ताम्र पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन दोनों स्थल है, सेनुआर। तो चिरांद, चेचर, मनेर, मनेर और सेनुआर, इतने क्षेत्र हैं। इसके अलावे जो चिरांद है, चेचर है, सारण का चिरांद है, और ये चेचर है, वैशाली का चेचर है, वैशाली का चेचर है, ये पटना का मनेर है, और रोहतास का सेनुआर है, ताराडीह गया में है, ताराडीह ये कैसा स्थल है पूछा जा सकता है, तो ताराडीह याद रखिएगा, ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। तो इन क्षेत्रों में इसका विस्तार था नव पाषाणकालीन और ताम्र पाषाणकालीन। हमने डेट बता ही दिया। अब पूरा पाषाण काल में क्या था कि मनुष्य खाद्य संग्राहक थे, केवल मनुष्य कैसा था आप याद रखेंगे, पूरा पाषाण काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक, शिकारी था। फिर आता है मध्य पाषाण काल में आकर के जो मनुष्य है ये नुकीले धारदार हथियार बनाना सीख गया था, और यहाँ से पशुपालन की शुरुआत होती है। और नव पाषाण काल में आकर के यहाँ पर हमने खेती करना सीख लिया था, इसलिए मैदानी भाग में नव पाषाण काल के ये अवशेष मिले हैं। और ताम्र पाषाणकालीन में यहाँ तांबा, पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करना स्टार्ट हो गया था, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो ये बिहार के प्राचीन बिहार के इतिहास हमने देखा। और इसके बाद में हम देखेंगे कि जैसे ही ये खत्म होता है तो यहाँ पर महाजनपद काल का विस्तार होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल का तो विस्तार हुआ नहीं था, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल थोड़े से हिस्से में। इसके बाद में जब यहाँ महाजनपद काल कैसे आया कि जो वैदिक काल के बाद वैदिक काल में ये लोग ऋग वैदिक काल में जन थे, उत्तर वैदिक काल में जनपद, और फिर उसके बाद में 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है ना उत्तर वैदिक काल। तो 600 ईसा पूर्व के बाद जब यहाँ पर हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय 600 ईसा पूर्व में, तो 600 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के समय यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में यहाँ पर 3 महाजनपदों का विस्तार अपने अंगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजनपद बताया गया है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। लेकिन यहाँ पर और उससे भी बिहार की जानकारी मिलती है, बौद्ध और जैन ग्रंथों से। लेकिन अगर पूछे कि बिहार में कितने महाजनपद थे, तो 16 में से 3 महाजनपद अपने बिहार में थे। यहाँ हम बना लेंगे 3 महाजनपद। तो 3 महाजनपद कौन कौन से अपने बिहार में थे,
3 महाजनपद, एक ये क्षेत्र हो गया, एक ये क्षेत्र हो गया, ये पूरा और एक ये क्षेत्र हो गया। तो ये है अंग महाजनपद। सबसे पूर्व में था अंग महाजनपद, बाद में ये मगध में मिला लिया जाता है बिंबिसार के द्वारा आक्रमण करके। और यहाँ पर अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। और यहाँ पर मगध महाजनपद था जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, जो 7 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ 7 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, जिससे मगध की राजधानी राजगृह, बाद में पटना हो जाता है। तो राजगीर जो है, राजगृह या राजगीर, ये जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसमें हम देखते हैं सोनागिरी की पहाड़ी है, सोनागिरी सोनागिरी की पहाड़ी, और सोनागिरी की पहाड़ी है, सोनागिरी की पहाड़ी। फिर यहाँ पर और कौन से 5 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ क्षेत्र है ना, विभागिरी की पहाड़ी, विभागिरी, विलांचल की पहाड़ियां, विलांचल की पहाड़ी, सोनागिरी, विभागिरी, रूपागिरी, ये ऐसे ही 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो सोनागिरी है, एक विभागिरी है, विलांचल की पहाड़ी, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये क्षेत्र। तो इसीलिए पहाड़ियों से घिरे होने के कारण ये सुरक्षित स्थान था, और नदियों के संगम के कारण ये पटना भी सुरक्षित स्थान था, जिसके कारण यहाँ पर काफी उपजाऊ क्षेत्र भी था। तो मगध का विस्तार होता है और अन्य सभी महाजनपदों को मगध में मिला लिया जाता है आक्रमण करके, और मगध का विस्तार इस तरह से मगध बन जाता है साम्राज्य। तो यहाँ पर मगध साम्राज्य की स्थापना होती है। और ये जो क्षेत्र है ना, आप देख रहे हैं, तो ये बज्जी संघ है। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली। ये तो आपको पता ही होगा कि मगध जो है, ये मगध वाला क्षेत्र है, ये मगध महाजनपद, यानी पटना आ गया, इसमें पटना गया और मगध का क्षेत्र। और ये बज्जी संघ जो था, बज्जी संघ जो था, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो बज्जी संघ में मुजफ्फरपुर का क्षेत्र आता था। इसमें मुजफ्फरपुर और वैशाली ही इसकी राजधानी थी, मुजफ्फरपुर वैशाली के क्षेत्र में। और ये भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र यहाँ पर आता था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि महाजनपद काल में ये आया। महाजनपद काल खत्म हुआ और महाजनपद काल के बाद में हम देखेंगे कि ये जब यहाँ मगध का विस्तार हुआ और मगध पर बहुत सारे शासक, हर्यंक वंश, फिर शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, मौर्य वंश आया, और मौर्य वंश के बाद में यहाँ पर शुंग वंश, कण्व वंश, सतवाहन वंश, जो कि ब्राह्मण वंश के नाम से हम जानते हैं। और फिर शुंग, कण्व, सतवाहन के बाद में फिर यहाँ पर कुषाण वंश आता है। कुषाण वंश के पतन हो जाने के बाद यहाँ पर जो गुप्त वंश आता है, जिसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, फिर घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। और उन लोगों ने ही क्या किया था कि जो फिर यहाँ पर मतलब ये जो गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त प्रथम, तो कुमारगुप्त प्रथम ने ये नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। तो गुप्त वंश भी काफी फेमस हो जाता है। अब इसके बाद में, गुप्त वंश के बाद में हमारे बिहार में कौन से वंश आता है? तो आप देखेंगे गुप्त वंश का पतन होता है, तो यहाँ पाल वंश देखने को मिलता है। और पाल वंश के शासक जो थे, प्रथम शासक 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। और पाल वंश जो था, इसी के संस्थापक गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है अपने बिहार में है, उदंतपुरी महाविहार। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो उनके पुत्र थे गोपाल के, धर्मपाल, उन्होंने धर्मपाल ने क्या किया था कि धर्मपाल ने यहाँ पर जो अगला महाविहार हमने बताया, धर्मपाल ने ये उदंतपुरी महाविहार जो था, उदंतपुरी महाविहार अपने बिहार में, उसकी स्थापना किसने की थी ये पूछा जाता है, तो गोपाल ने की थी। और धर्मपाल ने किसकी स्थापना की थी? तो आप बताएंगे कि धर्मपाल ने किसकी स्थापना की थी?
तो यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विक्रमशिला, उदंतपुरी और नालंदा, इसको ध्वस्त कौन किया था? तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी मध्यकाल जब आया और यहाँ पर दिल्ली से आक्रमण होने लगे, जब दिल्ली पर तुर्कों की सत्ता हुई और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और उसी का एक जो दास कह सकते हैं या फिर वो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था ये सेनापति था और इसने आक्रमण किया बिहार पर। सबसे पहला तुर्क कौन था जिसने बिहार पर आक्रमण किया? तो वही इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी या केवल बख्तियार खिलजी भी बोलते हैं। और इस तरह से अपना जो बिहार है उस पर ये आक्रमण करके क्या करता है, बिहार के क्षेत्र पर पूरी तरह से वो तुर्क सत्ता की स्थापना कर देता है। और यहाँ के जितने भी विश्वविद्यालय थे, चाहे वह नालंदा हो, उदंतपुरी हो या फिर विक्रमशिला हो, इसको आग लगा दिया जाता है। सबसे पहले उसने उदंतपुरी महाविहार बिहार शरीफ में आक्रमण किया था और वो जब मरा तो उसे दफनाया भी गया बिहार शरीफ में ही। आप ये बात याद रखेंगे। तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का यहीं पर उसका जो कब्र भी है। तो एक तरह से हम देखते हैं अपने बिहार के इतिहास को। तो मध्यकाल में अगर हम जाएंगे तो मध्यकाल में इसकी राजधानी कहाँ चली जाती है? तुर्कों के समय तो बिहार शरीफ हो गई थी। मध्यकाल में इसकी राजधानी बिहार शरीफ। पटना को राजधानी पहली बार किसने बनाया था? तो वो था उदयन। उदयन कौन था? तो उदयन जो अजात शत्रु का पुत्र था और ये हम देखते हैं कि हर्यंक वंश का तीसरा शासक था उदयन। और हर्यंक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो उदयन ने ही पटना की स्थापना की थी। लेकिन जो पटना है इससे बिहार शरीफ राजधानी ला दी जाती है। मध्यकाल में राजधानी कहाँ थी? तो वो बिहार शरीफ। फिर पटना राजधानी कौन बनाएगा? तो बिहार यहाँ से पटना राजधानी को फिर ले जाता है शेर शाह सूरी। जब आता है तो शेर शाह सूरी क्या करता है? अपनी राजधानी को पटना ले जाता है। तो आप ये सभी जो फैक्ट हैं वो याद रखेंगे कि जो यदि पूछ दे कि मध्यकाल में जब आक्रमण हुआ तो पहली बार कौन शासक था जिसने आक्रमण किया? तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण पहली बार तो किया था, तुर्क था। लेकिन वो कोई शासक नहीं था, वो सेनापति था। किस शासक ने अभियान किया? तो वो दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने यहाँ जो मलिक जानी को सूबेदार बनाया। किसको नियुक्त किया? मलिक जानी को यहाँ नियुक्त किया। और उसने हम देखेंगे कि 1200 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1224-25 में या 1225-26 में उसने आक्रमण किया था। ये डेट है 1225-26 में मलिक जानी को यहाँ नियुक्त किया था। लेकिन आप याद रखेंगे कि यहाँ पर एक वंश हुआ करता था, बहुत ही काफी फेमस वंश था। तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो उसने यहाँ पर जो बिहार में एक वंश था तो उस पर ये कब्जा नहीं किया था। तो ये कौन सा वंश था, कौन सा राजवंश था? तो आप ध्यान रखेंगे ये कारकोट राजवंश था। तो कारकोट राजवंश जो है अपने बिहार में था। इसके संस्थापक जो थे वो पूछ लिए जाते हैं। तो कारकोट राजवंश के बारे में हम पढ़ लेंगे। अभी हम देखते हैं तुर्क जो आक्रमणकारी हैं उन्होंने किस तरह से आक्रमण किया यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि जब गयासुद्दीन तुगलक आता है तो उसका आक्रमण होता है। किसका? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया था। तो तुगलक वंश के संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जिसने हमला किया। और गयासुद्दीन तुगलक उसने हमला किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक ने हमला करके यहाँ पर किस वंश की स्थापना कर दी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने हमला किया और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने बंगाल का अभियान किया, इधर कारकोट वंश को पराजित किया। इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक आया, उसका भी यहाँ से साक्ष्य मिलता है गया नालंदा से कि उसने बौद्ध जैन को दान में दिया था जब ये अभियान पर जा रहा था। तो तुगलक वंश के समय में यहाँ पर आक्रमण हुआ था गयासुद्दीन तुगलक। और उसके बाद में
फिरोज शाह तुगलक के समय। फिर ये तुगलक वंश खत्म होता है, लोदी वंश आता है, अफगान वंश। अब ये सभी तुर्क थे, अब दिल्ली की सतह पर अफगान आते हैं और इसी में से जो लोदी वंश अफगान शासक जो थे, तो अफगान शासक में से कौन सा अफगान शासक था जिसने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो वो अफगान शासक हम कहेंगे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था, लोदी, इसने सिकंदर लोदी ने यहाँ पर नुहानी वंश चलता था बिहार में, तो इसी ने स्थापना की थी नुहानी वंश की। इसने यहाँ का जो गवर्नर बना करके भेजा था किसको, दरिया खां नुहानी को। दरिया खां नुहानी, दरिया खां नुहानी को यहाँ का गवर्नर बना करके भेजा। और दरिया खां नुहानी के पुत्र थे बहार खां नुहानी। बहार खां नुहानी, दरिया खां नुहानी के पुत्र कौन थे, बहार खां नुहानी। नुहानी और बहार खां नुहानी जो दरिया खां नुहानी के पुत्र थे, कौन, बहार खां नुहानी। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया, दरिया खां नुहानी को नियुक्त किया, लेकिन फिर जो सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी आया, इब्राहिम लोदी, तो वो क्या करता है कि बाबर के साथ युद्ध करने जाता है। पानीपत के प्रथम लड़ाई जो 21 अप्रैल, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 21 अप्रैल को पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। और बाबर क्या करता है, इब्राहिम लोदी को युद्ध स्थल में ही मार देता है। लोदी वंश यानी अफगान वंश समाप्त हो जाता है और बाबर तुर्क है, तो तुर्क वंश की फिर से यहाँ स्थापना हो जाती है, यानी मुगल वंश। बाबर मुगल वंश का था, तुर्क और मंगोल वंश को मिला के मुगल बोलते हैं, तो ये दोनों का वंशज था। माता मुगल वंश, माता मंगोल थी और पिता तुर्क थे, तो मुगल हो गए, तुर्क मुगल मिला के। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी ये मारा जाता है। तो यहाँ बहार खां नुहानी ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया, लेकिन इसका इब्राहिम लोदी का एक भाई था महमूद लोदी, महमूद लोदी, वो चला जाता है बिहार। और महमूद लोदी जब बिहार जाता है, तो महमूद लोदी जब बिहार जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये बिहार में, बिहार जा करके अफगानियों के साथ मिल करके और फिर से सभी अफगानी बाबर से युद्ध लड़ते हैं। बाबर से 1529 ईस्वी में घाघरा, ये जो ये नदी जाती है इधर से घाघरा, सारण सीवान होते हुए, तो ये घाघरा का युद्ध हुआ था, यहीं पर घाघरा का युद्ध है। तो घाघरा के युद्ध में क्या हुआ था, ये सभी अफगान जो थे वो पराजित, अफगान क्या हो गए थे, अफगान पराजित हो गए थे, अफगान पराजित हो गए। घाघरा के युद्ध में अफगानी पराजित हो गए, अफगान पराजित हो गए। और घाघरा के युद्ध में हम देखते हैं कि 1529 ईस्वी में इन सभी का पतन हो गया। फिर यहाँ से एक व्यक्ति उठ करके खड़ा होता है और वो बाबर के समकालीन था, यानी हम देखेंगे कि बाबर जो है, बाबर का जन्म कब हुआ था, तो बाबर का जन्म आप देखेंगे कि 1400, बाबर का जन्म हुआ था 1483 में और शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था 1486 में, 3 साल बड़े थे। तो शेरशाह सूरी पहले नाम नहीं था, उनका नाम था फरीद खां। और फरीद खां का उदय कैसे होता है, सासाराम के एक जमींदार थे हसन खां, हसन खां के यहाँ सन 1486 में फरीद खां का जन्म होता है और ये बड़े होते हैं। तो फिर बहार खां नुहानी जो बिहार के प्रांत के शासक थे, इन्होंने बहार खां नुहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि दी थी, क्योंकि इन्होंने एक शेर को मार डाला था। अब क्या होता है कि जैसे ये हम देखते हैं कि शेर खां की इन्हें उपाधि मिली थी और बाद में जाकर के यही शेरशाह सूरी बनते हैं। ये बहार खां नुहानी की मृत्यु के बाद इनकी विधवा दूदू बेगम से शादी कर लेते हैं, तो पूरे राज्य का मालिक हो जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे बंगाल पर आक्रमण करते हैं, कब, तो 1536 ईस्वी में बंगाल पर इन्होंने आक्रमण किया था और 1536 ईस्वी में सूरजगढ़ा की लड़ाई में बंगाल को विजित कर लिया था। सूरजगढ़ा की लड़ाई की थी और सूरजगढ़ा की लड़ाई में इन्होंने बंगाल को जीत लिया। उसके बाद में 1536 के बाद में फिर यहाँ इन्होंने ये बात कही थी, हुमायूं जो यहाँ बाबर हैं, बाबर की मृत्यु हो चुकी है कब, जब ये अफगानों से लड़ रहे थे 1529 में घाघरा के युद्ध में, उसके एक साल बाद ही
30 में बाबर की मृत्यु हो चुकी है। अब सत्ता पर है हुमायूं, और इधर कौन है, तो इधर है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी अभी शेर खां है, शेरशाह सूरी की उपाधि नहीं मिली हुई है। और जब ये चौसा में इनके साथ हुमायूं के साथ लड़ाई लड़ेंगे, हुमायूं क्यों लड़ा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये बंगाल जीतेंगे शेरशाह सूरी तो यहाँ से यहाँ से 10 दिनार जो रुपया देंगे हुमायूं को, लेकिन वो नहीं देते हैं, यहाँ से पैसे नहीं देते हैं। इसलिए हुमायूं जो है आक्रमण कर देता है और चौसा में लड़ाई होती है। पहली बार कहाँ लड़ाई होता है, चौसा में। तो चौसा में जब लड़ाई हुआ था, चौसा में लड़ाई हुआ था, आप देखेंगे कि चौसा में लड़ाई हुआ 1539 में। और फिर बेलग्राम के युद्ध हुआ, बेलग्राम का युद्ध हुआ, या कनौज के युद्ध भी इसे कहा जाता है, कनौज का युद्ध दूसरी बार, ये 1540 में, कनौज या बेलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। तो चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ, इसमें इन्होंने हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह सूरी की उपाधि यही धारण की थी चौसा के युद्ध में। बाद में बेलग्राम के युद्ध 1540 में लड़ा और हुमायूं को पराजित कर दिया और दिल्ली के शासक बन गए, दिल्ली पर शासक बन गए कब, 1540 में। और हम देखेंगे कि 1541 में इन्होंने क्या काम किया कि 1541 में पटना को राजधानी बनाया, पटना, क्योंकि हमने बताया था कि मध्यकाल में राजधानी पटना नहीं थी, बिहार शरीफ हो गया था। तो पटना को इन्होंने राजधानी बनाया और पटना का किला बनाया। पटना का किला किसने बनाया था, पटना का किला ये 1541 में ही बनाया। 1542 ईस्वी में इन्होंने मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि इन्होंने शासक पर आक्रमण किया और 1543 में और 1544 में इन्होंने जो मारवाड़ विजय की, मारवाड़ पर इन्होंने 1544 में आक्रमण किया और 1545 में ये कालिंजर अभियान कर रहे थे। कालिंजर कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड में। तो कालिंजर के अभियान पर गए थे ये, मध्य प्रदेश में जो इन्होंने अभियान की थी, तो रीवा पर फिर ये मारवाड़ विजय किए, तो मारवाड़ पर तो इन्होंने आक्रमण कर दिया और जीत गए। लेकिन कालिंजर पर अभियान कर रहे थे, कालिंजर पर कब, 1545 में। तो इसी समय एक जो गोला ये छोड़ रहे थे, उसी से उल्टी दिशा में वो चल गई तोप, तो इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने से पहले ही ये अपनी मकबरा बना दिए थे, जीते जी ही मकबरा बनवा दिए थे, बनवाने की काम शुरू हो गया था, बन के तैयार हुआ इनके पुत्र के समय। और लेकिन मकबरा बनाने का काम ये अपने समय में ही शुरू कर दिए थे। हालांकि सभी जो शासक है उनकी मकबरा अगले आने वाला शासक उनकी मृत्यु के बाद बनाता है या बनता है, लेकिन इनका मकबरा पहले ही, मरने से पहले ही बन गया था और खुद इन्होंने बनाया था। ये अष्टकोणीय मकबरा है, सासाराम में स्थित है। और बलुआ पत्थर, जो चूना हम देखते हैं लाल बलुआ पत्थर से ये निर्मित है और इंडो इस्लामिक शैली में इसे बनाया गया है, इनके मकबरा को। तो ये जो हमने देखा कि किस तरह से शेरशाह सूरी, इनके पुत्र इस्लाम शाह सूरी आते हैं और सूरवंश कमजोर हो जाता है बाद में, और फिर ये सूरवंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे जब सूरवंश समाप्त हो गया तो फिर से यहाँ पर जो हुमायूं का पुत्र है बाबर, उसका शासन आता है, क्योंकि हुमायूं की भी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं ईरान भाग गया था ना, तो फिर से वापस आता है और सूरवंश कमजोर हो गया था, तो यहाँ पर शासन सत्ता उसकी हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता है, जीवित नहीं रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर अकबर, उसका पुत्र, हुमायूं का पुत्र अकबर बनता है शासक। और अकबर के समय अपना बिहार कैसा था ये हमें देखना है। तो अकबर के समय फिर से बिहार में जो अफगान थे एक बार अपने को एकजुट किए और ये करारानी के नेतृत्व में, दाऊद खां करारानी के नेतृत्व में ये इकट्ठा होते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि दाऊद खां करारानी जो थे, अकबर इसके पिता जो थे दाऊद खां करारानी के, ये अकबर की अधीनता स्वीकार करते थे, लेकिन दाऊद खां करारानी खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और इस तरह से
दाऊद खां रानी पर ये अकबर 1576 ईस्वी में आक्रमण करता है पटना पर, और 1576 के अभियान में ये पटना को जीत लेता है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि मुनीम खां को यहाँ का शासक नियुक्त किया जाता है। फिर बाद में मान सिंह जो थे, मान सिंह इनके समय सबसे प्रमुख जो बिहार के शासक माने जाते हैं, मान सिंह माने जाते हैं। उसके बाद में तो फिर जब अकबर के बाद में अकबर का बेटा जो था जहांगीर, तो जहांगीर के समय क्या होता है कि यहाँ पर ये जहांगीर ने अपने बेटे को यहाँ नियुक्त किया, यानी राजकुमार की नियुक्ति होने लगी। और फिर यहाँ कोई शासक नहीं बल्कि राजकुमार की नियुक्ति होने लगी थी। तो इस तरह से यहाँ पर फिर से जो राजकुमार की नियुक्ति हुई, ये तो मुगल काल में है। लेकिन उत्तर मुगल काल में अब चलते हैं। उत्तर मुगल काल में क्या हो चुका है? मुगल काल यानी 1707 के बाद मुगल वंश कमजोर हो गया, और जो यहाँ औरंगजेब के बाद में, और उत्तर मुगल काल में फर्रुख हसीर एक शासक रहता है, फर्रुख हसीर। और फर्रुख हसीर क्या करता है कि एक फरमान जारी करता है। ये कब से कब तक था? 1713 से 1719 तक था। और 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी करता है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा आप लिखते जाएंगे, इस फरमान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये अंग्रेजों को कहीं भी व्यापार की छूट दे दी गई, व्यापार वो कर सकते हैं, अपनी सिक्का चला सकते हैं। इसी समय इस फर्रुख हसीर के ही द्वारा बंगाल के शासक बनाया जाता है। किसको याद रखेंगे? बंगाल के शासक कौन बनता है? यहाँ पर मुर्शिद कुली खां को, मुर्शिद कुली खां जिसने मुर्शिदाबाद को बसाया और राजधानी बनाया, मुर्शिद कुली खां। अब मुर्शिद कुली खां जो थे बिहार के शासक थे, बंगाल के शासक थे। और क्या होता है कि ये कहाँ के शासक नियुक्त किए जाते हैं? बंगाल के, बिहार के नहीं, बंगाल के। और इनके पुत्र थे सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन क्या करते हैं कि बिहार को भी सुजाउद्दीन जीत लेते हैं, और बिहार के उप सूबेदार बनाया जाता है अलीवर्दी खां को। अलीवर्दी खां कहाँ के उप सूबेदार बनाए जाते हैं? बिहार के। ध्यान से सुनिएगा, मुर्शिद कुली खां के पुत्र थे सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन ने बिहार को जीत लिया और उप सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया। यही अलीवर्दी खां ने क्या किया? सुजाउद्दीन के पुत्र जो कमजोर था सरफराज की हत्या कर दी और राजा बन गया। पूरे बिहार का शासक बन गया अलीवर्दी खां। सरफराज की हत्या करके गिरिया के युद्ध में 1740 में गिरिया के युद्ध में पराजित कर दिया सरफराज खां को, और अलीवर्दी खां यहाँ के शासक बन गए। फिर आता है 1756 ईस्वी। अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लड़का नहीं था। तो इसने अपने छोटी बेटी के सबसे छोटी बेटी के लड़के जिसका नाम था सिराजुद्दौला शासक बना दिया। तो सिराजुद्दौला को गद्दी सौंपी। किसको? सिराजुद्दौला को। अब सिराजुद्दौला जो है उसका प्रथम झड़प अंग्रेजों के साथ कहाँ हुआ? तो सिराजुद्दौला ने क्या किया था यहाँ पर कि टैक्स को समाप्त कर दिया, कि अब जो बंगाल के लोग हैं, स्थानीय लोग, वो भी टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। जो हम देखते हैं कि मैग्ना कार्टा फर्रुख हसीर के द्वारा दिया गया था कि कहीं भी अंग्रेज व्यापार कर सकते हैं, तो वो दूसरे के भी माल को बाहर अपना माल कह के भेज दे रहे थे। इसीलिए इससे बचने के लिए, ये दस्तक के दुरुपयोग से बचने के लिए टैक्स ही समाप्त कर दिया गया बंगाल से। इससे अंग्रेजों को अब लाभ के बजाय हानि होने लगा। इसलिए अंग्रेजों ने विरोध किया। किसका? सिराजुद्दौला का। और सिराजुद्दौला के साथ पहली झड़प हुई अंग्रेजों का, जो हम देखेंगे कि यहाँ पर कासिम बाजार में, कासिम बाजार में सन 1756 ईस्वी में पहली झड़प हुई, जो कि हम देखते हैं 4 मार्च को। फिर ये क्या होता है कि 4 मार्च के बाद में 16 मार्च सन 1756 ईस्वी को यहाँ पर पटना पर अधिकार कर लेता है। ये जो क्षेत्र था कलकत्ता पर अधिकार, किसका अधिकार हो जाता है? कलकत्ता पर। फोर्ट विलियम के किला और कलकत्ता पर अधिकार किसका हो जाता है? तो ये सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला जो शासक हैं, जो नवाब हैं, तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता अंग्रेजों का था। अब अंग्रेज
से ये कलकत्ता छीन करके इसका नाम बदल दिया और अलीनगर रख दिया। अलीनगर नाम किसने किया था और किसका था? कलकत्ता का। किसने किया? सिराजुद्दौला ने जब जीता था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने क्या किया कि फिर से यहाँ पर अंग्रेजों ने सन 1756 ईस्वी में ही हम देखेंगे, सन 1756 ईस्वी में एक जेड.जे. हॉलवेल नामक व्यक्ति थे और उन्होंने यहाँ पर काल कोठरी की घटना को बताया। पहले तो आपको याद रखना है कि अलीनगर की संधि हुआ, फिर अलीनगर का उल्लंघन कब हुआ? तो यहाँ पर अलीनगर के उल्लंघन का अंग्रेजों ने आरोप लगाया सिराजुद्दौला पर कि ये अलीनगर की संधि जो अंग्रेजों ने किया है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि अलीनगर यानी कलकत्ता को छीन लिया सिराजुद्दौला से। कैसे छीना इसकी कहानी देखिए। तो क्या हुआ कि यहाँ 16 मार्च के बाद में 20 मार्च की एक घटना है। गर्मी का मौसम था और 18x14 का एक कमरा था और उस कमरे में 18x14 के उस कमरे में इसने क्या किया कि इसने 146 व्यक्तियों को, कितने? 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया और उसमें से जीवित कितने बचे? तो 123 की मृत्यु हो गई, केवल 23 जीवित बचे। तो उसी में से जेड.जे. हॉलवेल था जिसने ये घटना की जिक्र किया कि 123 अंग्रेजों का हत्यारा है कौन? सिराजुद्दौला। और इस तरह से आरोप लगा के फिर इस पर आक्रमण करते हैं अंग्रेज और ये जो अलीनगर कोलकाता है वो अंग्रेज छीन लेते हैं और इससे, और फिर यहाँ पर सिराजुद्दौला से अब ये क्षेत्र चला गया अंग्रेजों के पास और फिर अंग्रेज अलीनगर की संधि करने के लिए इसको विवश करते हैं। और फरवरी में फिर हम देखेंगे कि 9 फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि और अलीनगर के संधि का उल्लंघन का आरोप लगा करके फिर सन 1757 में 23 मार्च सन 1757 को अलीनगर की संधि के उल्लंघन का आरोप लगा करके और प्लासी की लड़ाई लड़ी जाती है। प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार क्यों हुई? मीर जाफर इसका सेनापति ही मिल गया था विरोधियों के साथ और इसके घर के भी विरोधी थे, जैसे कि इसकी ये सबसे छोटी बेटी का बेटा था अलीवर्दी खां का। तो इसलिए अलीवर्दी खां के जो अन्य पोते थे, जैसे कि उसके अन्य बेटी 3 बेटियां थी, तो उनकी बेटे जो थे वो विरोध, इसके अपने भाई ही विरोध करने लगे इसका और षड्यंत्र किया और सभी मिल करके अंग्रेजों के साथ और इसकी जान ले ली और ये बेचारा जो कि ये छोटा होकर के कैसे राजा बन गया। तो इस तरह से उन लोगों को देखा नहीं गया और इसकी मौसी, उसके बेटे और फिर इसके अपने सेनापति शासक बनने के लालच में मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल गए और मनिक चंद, अमी चंद और मनिक चंद जैसे जो बैंकर थे, जो व्यापारी थे, ये लोग भी जाकर के अंग्रेजों के साथ मिल गए और सिराजुद्दौला को मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मार दिया गया, हत्या कर दी गई। और जब इसकी हत्या कर दिया जाता है, सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया जाता है प्लासी के युद्ध में, ये एक षड्यंत्र था। ये एक युद्ध नहीं बल्कि हम कहेंगे षड्यंत्र था, अंग्रेजों के द्वारा रचा गया, क्योंकि किसी के सेनापति को ही अपने में मिला लिया जाए तो हार तो उसका निश्चित है। तो फिर वो युद्ध कैसा हुआ? लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि मीर जाफर को अंग्रेजों ने कहा था कि हम शासक बनाएंगे जब इस सिराजुद्दौला को वो मरवाएगा। तो मीर जाफर को वो शासक तो बनाते हैं लेकिन बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कर देते हैं, जो 1772 में जाकर के द्वैध शासन समाप्त होता है जब वारेन हेस्टिंग्स आता है। तो और ये 1765 से 1772 तक द्वैध शासन चलता है बंगाल में। और 1765 में हम देखेंगे 1764 के युद्ध के बाद यहाँ पर द्वैध शासन ही चल रहा था। ये 1757 से लेकर के 1772 तक द्वैध शासन।
1757 में मीर जाफर को नवाब तो बनाया गया, लेकिन मीर जाफर को जो सैन्य और राजस्व का अधिकार था वो नहीं दिया गया। राजस्व अंग्रेज वसूलेंगे, सेना अंग्रेज रखेंगे, ये बस कल्याणकारी कार्य करेगा। नली बनाना है, सड़क गली नली बनाना है, जनता को जवाब देना है, तो ये जवाबदेह इसके पास था, जबकि अंग्रेजों के पास कोई जवाबदेही नहीं थी। वो सारा पैसा रखते थे और सारा सेना रखते थे अपने पास। तो इस तरह से दो दो लोगों का शासन, एक कंपनी का एक नवाब का, तो द्वैध शासन चला अपने बिहार में। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि सन 1764 आता है यहाँ पर, तो मीर जाफर जो है ये अंग्रेजों से परेशान होकर हट जाता है। तो मीर कासिम जो इसका दामाद था उसे अंग्रेज शासक बना देते हैं, किसको? मीर कासिम को। लेकिन मीर कासिम क्या करता है कि यहाँ अपनी राजधानी जो है वो जो मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर कर देता है। मुंगेर यहाँ है ना, मुंगेर बिहार में। तो इधर अंग्रेज के हस्तक्षेप नहीं होगा, अंग्रेज कम संख्या में, इसलिए यहाँ कर देता है और यहाँ गोला बारूद की फैक्ट्री बैठा लेता है। अंग्रेजों को जब पता चलता है कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है मीर कासिम, तो इसे हटा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो ये मीर कासिम जो है ये भाग जाता है। भाग करके कहाँ जाता है ये दिल्ली के शासक अवध के नवाब से मिल जाता है। और दिल्ली के शासक अवध के नवाब मीर कासिम मिल करके 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध लड़ते हैं। डेट पूछा जाता है पूरा, 22 अक्टूबर सन 1764 को ये बक्सर का युद्ध हुआ था। कितना तारीख को? 22 अक्टूबर सन 1764 को। और यहाँ पर एक तरफ से तो हम देखते हैं तीन शासक, दिल्ली के नवाब कौन थे? शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दीन और मीर कासिम, और एक तरफ से अंग्रेज अधिकारी थे और ये अंग्रेजों की सेना थी। और युद्ध होता है, लेकिन ये तीनों हार जाते हैं, जीत होती है अंग्रेजों की। और इसके बाद में सन 1700 अगले वर्ष 1765 में हम देखते हैं 12 अगस्त सन 1765 को यहाँ पर संधि होती है। यहाँ पर संधि होते हैं इलाहाबाद की संधि। पूछा जाता है कब हुआ था इलाहाबाद की संधि, और इसके तहत क्या किया जाता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है कि कितने लाख रुपया अंग्रेज दिए थे बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी के बदले दिल्ली के शासक जो शाह आलम द्वितीय थे उनको। तो शाह आलम द्वितीय को ये कितने 26 लाख रुपए दिए थे। 26 लाख रुपए में बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी ये खरीद लेते हैं। वार्षिक वर्ष भर में 26 लाख देंगे। अब बंगाल बिहार उड़ीसा से वो अब टैक्स वसूलेंगे, कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेज अब यहीं से अंग्रेज क्या प्रशासनिक कार्य भी करने लगते हैं। टैक्स वसूलना क्या है? प्रशासनिक कार्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेज जो है वो बंगाल बिहार उड़ीसा में ऐसे इन क्षेत्रों में जम गए। तो अपना बिहार भी उसमें आता है, तो बिहार में इनकी एंट्री हुई। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि अपने बिहार में सबसे पहले कौन आए थे। अगर आधुनिक काल में हम देखें कि अपने बिहार में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, बिहार में भी पुर्तगाली, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर डेनिश आए। तो यहाँ पर याद रखना है कि सबसे पहले पुर्तगाली तो आए, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। लेकिन अगर पूछा जाए कि किसने सबसे पहले अपनी कोठी स्थापित की, तो वो थे डच। डचों ने अपनी कोठी स्थापित कर दी 1632 में। ये असफल रहे, ये 1651 में जाकर के अपनी कोठी स्थापित की। इसके बाद में अंग्रेज आए, तो अंग्रेज तो डचों से पहले भी एक बार कोठी स्थापित की थी 1621-22 में, लेकिन ये बंद हो गई। 1620-21 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी 1620-21 में, लेकिन ये क्या हुआ? बंद हो गया, नहीं चल पाया। फिर दोबारा इन्होंने कब खोला? तो दोबारा ये पहला वाला आलमगंज में, पहला इनका कहाँ था? आलमगंज में था। दूसरा इन्होंने कहाँ खोला? तो दोबारा ये हम देखते हैं कि जो पटना प्रिंटिंग प्रेस है ना, वही अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। और दोबारा इन्होंने अपना फैक्ट्री जो खोला वो 1651 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में। और डचों ने अपना कहाँ खोला था? तो ये जो पटना कॉलेज है, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में, कॉलेज के उत्तरी इमारत इनकी दो फैक्ट्रियां थी। एक पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में थे और पटना कॉलेज के उत्तरी
इमारत में एक थी और एक पटना सिटी। तो पटना सिटी में ही हम देखेंगे कि जो नेपाल के पास पड़ता है वो डेनिस आए थे, डेनमार्क से डेनिस। तो डेनिस जो थे ये सन 1776 में आए। तो डेनिस ने भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पर? ये भी ये पटना सिटी, इसी एरिया में ये सब अपना स्थापित किए। और इनका क्या था कि यहाँ से कपड़ा ले जाते थे, यहाँ से मसाले भी ले जाते थे। पुर्तगाली जो डच थे, डच की मसालों में रुचि थी, कपड़ा में रुचि थी। अंग्रेज जो थे इन्हें चाहिए सोरा या बारूद की, ये जो सोरा है तो सोरा का व्यापार करते थे जिनसे गोला बारूद बनता है। तो ये सोरा का व्यापार करते थे। और जो डेनिस है ये लोग भी यहाँ से कपड़ा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी भी यहाँ से मिलता था। तो चीनी मिट्टी का ये लोग व्यापार किया करते थे अपने बिहार से। तो ये बिहार के आधुनिक युग की यहाँ से शुरुआत होती है। फिर अंग्रेज आकर के यहीं पर जम जाते हैं। और अंग्रेजों के बाद में फिर हम देखते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों की वजह से यहाँ पर सन्यासियों ने सन 1770 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर सन्यासी जो है ना वो विद्रोह कर दिए थे। इससे पहले अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था अपने बिहार में। और इसीलिए सन 1770 ईस्वी में सन्यासियों ने विद्रोह किया। और दूसरा कारण था कि उन पर टैक्स, सन्यासियों के भी यात्रा पर टैक्स लगा दिए गए, यानी उनसे यात्रा शुल्क वसूले जाने लगे। तो यहाँ पर सन्यासियों से पहले कोई पैसा नहीं लेता था, अब पैसा वसूला जाने लगा। तो इन लोगों ने विरोध किया इस बात का। और अंग्रेज यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारी जो हम देखते हैं जनजातीय विद्रोह, जैसे कि कोल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। एक हुआ था लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में, जो कि तांबे के लोटा न दे करके मिट्टी के लोटा दे रहे थे अंग्रेज। तो मुजफ्फरपुर के कैदियों ने विद्रोह किया था, लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह ये कब हुआ था? 1757 की क्रांति से पहले सन 1756 ईस्वी में। लोटा विद्रोह सन 1756 ईस्वी में हुआ था। और ये भी संथाल विद्रोह सन 1756-57 में हुआ था। 56-57 में हुआ था। और ये भागनाडीह गांव के 4 जो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव थे, इन लोगों ने विद्रोह किया था संथालियों ने। और इनका ये किस लिए विद्रोह कर रहे थे? क्योंकि इनका जो दामन एकोह का क्षेत्र है, जो कि हम देखते हैं छोटा नागपुर पहाड़ से राजमहल की पहाड़ी तक लेकर के, तो इसी क्षेत्र में ये रहते थे संथाल और विद्रोह किए थे। ये कोलो ने भी विद्रोह किया था। तो ये कोलो के भी विद्रोह को आप याद रखेंगे कि ये कोलो ने विद्रोह किया। फिर भूमिज विद्रोह हुआ। तो भूमिज विद्रोह ये 1820-21 में भूमिज विद्रोह भी हुआ था। फिर कोल विद्रोह 1830 ये कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में कुछ करके, ऐसे ही कोल विद्रोह हुआ था। तो जितने भी विद्रोह हुए हैं, ये चाहे लोटा विद्रोह हो, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, आप देखते हैं कि बहुत सारा विद्रोह 1857 से पहले होता है। 1857 की क्रांति से पहले बहुत सारा विद्रोह होता है। हमने 1757 की क्रांति पढ़ी थी, उसके 100 साल बाद आ गए 1857 में ये जनजातीय विद्रोह, फिर 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति में हम देखेंगे कि यहाँ से वीर कुंवर सिंह थे। और कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह का योगदान क्या रहा था अपने बिहार में? तो कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर के जमींदार थे। और जगदीशपुर 80 वर्षों की उम्र में इन्होंने विद्रोह कर दिया था। और ये अंग्रेजों, सबसे पहले 1857 की क्रांति हम देखते हैं 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है। लेकिन अपने बिहार में ये कब शुरू होता है? तो बिहार में आप याद रखेंगे, बिहार में इसकी शुरुआत होती है यहाँ से रोहिणी से। ये झारखंड में आज पड़ता है। तो पहले ये रोहिणी कहाँ था? बिहार में ही। तो रोहिणी से बिहार में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। कहाँ से? रोहिणी के 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में, 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट में यहाँ पर जो नॉर्मल लेस्ली थे, लेस्ली और सर्जन ग्रांट, और सर्जन थे एक सर्जन ग्रांट, इनकी कर दी गई थी हत्या।
इनकी हत्या कर दिए यहाँ के विद्रोही सैनिकों ने। तो यहाँ पर फिर मैकडोनाल्ड को भेजा जाता है, वो विद्रोह को दबा दिया और इस इन्फेंट्री रेजिमेंट को बंद कर दिया गया पूरी तरह से। और ये विद्रोह कब हुआ था? तो 12 आप देखेंगे कि 10 मई को यहाँ मई को स्टार्ट हुआ और ये यहाँ आते आते 12 जून हो गया था। तो 12 जून को रोहिणी में, फिर हम देखेंगे कि जून के बाद में 5 जुलाई को ये पटना में कौन थे? पीर अली पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली। और इन्होंने आर लायल, जो यहाँ का एक आर लायल था, आर लायल क्या था? आर लायल बता सकते हैं? ये यहाँ के अफीम व्यापारी था, अफीम व्यापारी या दलाल बोल सकते हैं। तो ये अफीम एजेंट था, दलाल ही था, ये अफीम एजेंट था, एजेंट। इसकी हत्या कर दी जाती है, अफीम एजेंट आर लायल की हत्या कर दी गई। और इस तरह से पीर अली के द्वारा तो इनके साथ 17 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। पटना में 17 लोगों को फांसी की सजा दी गई, फांसी की सजा। यहाँ का जो गवर्नर था, गवर्नर के द्वारा 17 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। फिर ये 25 जुलाई की घटना है कि ये मुजफ्फरपुर के जो कैदी थे उन लोगों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और यहाँ पटना में दानापुर के 3 रेजिमेंटों में विद्रोह हो गया। और ये सभी पटना दानापुर रेजिमेंट मिल करके और जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह जो थे, यहाँ ये शाहाबाद के इलाका में रहते थे। तो यहाँ पर ना ये सैनिक आकर के 4000 सैनिकों की सेना बनाई इन्होंने और इस तरह से विद्रोह कर दिया। और बाबू कुंवर सिंह ये इधर चले गए, ये भागलपुर के एक शासक थे, उनसे भी रुपया मांगा था और उनके क्षेत्र पर हमला किया था। फिर ये आरा को स्वतंत्र करा लेते हैं, आरा को 4000 सैनिकों की मदद से ये स्वतंत्र करा लिए। तो आरा स्वतंत्र हो गया इनका। हम देखेंगे 1857 में, 1857 ये 25 अप्रैल की घटना थी, ठीक है। तो आरा स्वतंत्र, और जब आरा को इन्होंने स्वतंत्र घोषित की, आरा जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद में आरा को स्वतंत्र घोषित की। तो अब क्या हुआ? आरा पर फिर से अंग्रेज अधिकारी आए इसको दबाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। आरा को इन्होंने स्वतंत्र करा लिया था। तो इन पर नियंत्रण करने के लिए, आरा पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज अधिकारी जो आया था, जो डनवर था, डनवर क्या नाम था उसका? डनवर। तो डनवर की हत्या कर दी, डनवर की हत्या कर दी। और इसके बाद में फिर यहाँ पर भेजा गया कैप्टन डनवर के बाद में ये था कैप्टन डनवर और मेजर आयर। तो मेजर आयर से ये पराजित हो गए और फिर इन्हें रीवा के, इधर रीवा पड़ता है, रीवा मध्य प्रदेश में। तो रीवा से गए बांदा, बांदा से गए ये लखनऊ। तो कहाँ पहुंच गए? रीवा बांदा के रास्ते लखनऊ। और लखनऊ के शासक ने आजमगढ़ का इन्हें प्रस्ताव दिया कि आजमगढ़ पर आप शासन कीजिए। तो वहां पर आजमगढ़ और खूब इनका मतलब अच्छा से खातिरदारी हुई, यहाँ पर लखनऊ के शासक ने किया। फिर ये ना आजमगढ़ में भी लड़ाई लड़े अंग्रेजों के साथ और कानपुर के नाना साहब के साथ मिलकर के, कानपुर में भी नाना साहब के साथ मिलकर, कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर इन्होंने लड़ाई लड़ी। और वहां से फिर वापस जब आ ही रहे थे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भोजपुर का क्षेत्र है तो वहीं पर इनको गोली लग गई बाएं हाथ में। तो इन्होंने गंगा जी में उस शिवराजपुर में, कहाँ पर? शिवराजपुर में एक अंग्रेज अधिकारी था डगलस ने गोली मारी बायां हाथ में और इन्होंने हाथ ही काट के गंगा जी में फेंक दिया। और इस तरह से यहाँ जब पहुंचे तो गंभीर हालत में ये बीमार थे, फिर भी हालत खराब होने के बावजूद भी इन्होंने आरा पर अधिकार किया और यहाँ पर ली ग्रांड को पराजित किया। किसको? ली ग्रांड को पराजित करके आरा पर अधिकार कर लिया।
ये जो जब बीमार थे उसी समय ये बात है। ये 17 जब 1858 की बात है। ये 1857 में दिसंबर में नाना साहब के साथ युद्ध किए और उसके बाद में ये कहाँ चले आए, फिर जनवरी यानी 1858 अब आ गया। तो 1858 में फिर ये 23 अप्रैल को इन्होंने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद में 26 अप्रैल और 23 अप्रैल को ली ग्रांड को पराजित कर दिया। ली ग्रांड के नेतृत्व में जब सेना आई तो, और 26 अप्रैल को 3 दिन बाद घायल होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? इनकी मृत्यु। तो मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858 को। इसके बाद में अमर सिंह कुछ समय तक लड़े और निशान सिंह को इस क्षेत्र का स्वतंत्र क्षेत्र का शासक बनाया गया। जो निशान सिंह के भाई थे जय किशन सिंह को इनके नाती थे जय किशन सिंह। तो जय किशन सिंह, निशान सिंह और आप ये नाम याद रखेंगे। एक जो इनके भाई थे अमर सिंह ने गुरिल्ला युद्ध किया, लेकिन अंग्रेज भारी पड़े और इस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। महारानी विक्टोरिया 1858 ईस्वी में ये कही थी कि अब महारानी विक्टोरिया का शासन होगा और इन लोगों को सजा नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद भी इन लोगों को सजा अंग्रेजों ने सुनाई थी और इन लोगों को, अमर सिंह को सजा दी गई थी। ये आप याद रखेंगे। फिर ये तो 1857 की क्रांति की बात हुई। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1900 में कि कौन कौन से 1921 ईस्वी 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह करते हैं अपने बिहार में ही। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी आए थे, जो 10 अप्रैल को वो पहुंचे। कहाँ उन्हें बुलाया गया था, किसने बुलाया था? तो यहीं के एक अपने बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले राजकुमार शुक्ल थे, जिन्होंने उन्हें लखनऊ के अधिवेशन 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, तो इसी लखनऊ के अधिवेशन में महात्मा गांधी को इन्होंने चंपारण में बुलाया था। लेकिन यहाँ ब्रज किशोर प्रसाद ने प्रस्ताव पेश किया चंपारण में जाने के लिए और चंपारण की दयनीय दशा का प्रस्ताव पेश किया कि इस दशा को भी देख लीजिए महात्मा गांधी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि चंपारण में ये बोले कि हम जाएंगे, और कब आए महात्मा गांधी? तो पटना पहुंचे। ये जो कलकत्ता में थे, तो कलकत्ता से पटना पहुंचे थे 15 अप्रैल 1917 को ये पटना पहुंचे थे। और यहाँ 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे और 15 अप्रैल 1917 को ये चंपारण पहुंचे, मोतिहारी, और यहाँ पर जिला मुख्यालय जो पूर्वी चंपारण में पड़ता है। और यहीं पर जो WJ हार्डकॉक नाम था, WJ हार्डकॉक, तो हार्डकॉक ने क्या किया? महात्मा गांधी को चंपारण छोड़ने के लिए, यहाँ का जो WJ हार्डकॉक था, जो यहाँ का अधिकारी था, इसने कहा महात्मा गांधी से कि यहाँ से आप चले जाइए। चंपारण छोड़ने के लिए कहा यहाँ का कमिश्नर WJ हार्डकॉक ने, लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं मानी इसकी बात को और महात्मा गांधी यहीं अड़े रहे। तो 144 के तहत महात्मा गांधी पर धारा 144 लगा के इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन बिना शर्त के ही इन्हें 21 अप्रैल को बरी कर दिया गया, यानी बाहर निकाल दिया गया महात्मा गांधी को जेल से। और महात्मा गांधी फिर से क्या किए कि मांग की एक कमेटी के गठन का, और चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। किस कमेटी का गठन हुआ? चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। और जैसे ही चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है, इसने कहा कि 25% जो बागान मालिक हैं, जो कि किसानों से, यहाँ से किसानों से जबरदस्ती जो पैसे वसूल किए हैं, उसका 25% लौटाना होगा। और इस तरह से ये जो मामला थी वो सुलझ गई और महात्मा गांधी जो थे, इस कमेटी के अध्यक्ष का नाम ही पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश के एक आयुक्त थे और उनको ही बना दिया गया था। जो हम देखते हैं कि उनका कुछ लायल करके ऐसे नाम था, तो देख लीजिएगा कौन थे। और वो उन्हीं को यहाँ पर कमेटी का
सदस्य कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये रहा चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही एक रसोइये ने जान बचाई थी, बत्तख मियाँ ने, ये भी पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। तो वो थे बत्तख मियाँ। उन्होंने, बत्तख मियाँ जो थे रसोइया थे और इन्होंने महात्मा गांधी की जान बचाई। इन्हें कहा गया था कि खाना में जहर मिला के महात्मा गांधी की जान लेने के लिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और इस तरह से बत्तख मियाँ ने महात्मा गांधी के चंपारण में जान बचाई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अब 1916 ईस्वी में हम देखते हैं कि ये तो 1917 की बात हुई। 1916 ईस्वी में हर जगह पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी लीग, जो हम देखते हैं कि होम रूल लीग चलाया जा रहा था, होम रूल लीग। तो होम रूल लीग एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों मिलकर के होम रूल लीग चला रहे थे पूरे भारत में, और एनी बेसेंट का होम रूल लीग पूरे बिहार तक फैल गया था। और यहाँ पर भी होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर को की जाती है। कब की जाती है, डेट पूछा जाता है, तो 16 दिसंबर, डेट याद रखना है, 16 दिसंबर 1916 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मजहरूल हक, मजहरूल हक, मजहरूल हक अध्यक्ष थे। और क्या पूछा जाता है कि यहाँ पर एनी बेसेंट इस आंदोलन को तेज करने के लिए यहाँ की यात्रा की थी। तो कब आई थी एनी बेसेंट, तो 1918 में एनी बेसेंट आई थी। कब, 1918 में एक बार आई थी, 1918 में 15 अप्रैल को, और एक बार 18 अप्रैल 1918, और फिर 25 अप्रैल 1918 को दो बार एनी बेसेंट बिहार आई थी। एनी बेसेंट बिहार आई थी। पूछा जाता है ये सवाल कि बिहार कब आई थी, बिहार आई थी दो बार, 18 अप्रैल 25 अप्रैल 1918। और इसके बाद में हम देखते हैं, ये तो जो था स्वदेशी लीग 1919 में अधिनियम आया, तो फिर ये खत्म हो गया। तो इसके बाद में 1921 ईस्वी में क्या किया जाता है कि 1921 ईस्वी में फिर से 1920 और 1921 ईस्वी में फिर से क्या चलता है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। और इस असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 1921 ईस्वी तक ये असहयोग आंदोलन चला था। और इसका प्रथम बार प्रस्ताव कलकत्ता के विशेष अधिवेशन सितंबर में बुलाया गया था, इसी के लिए, इसी को पारित करने के लिए, असहयोग आंदोलन को। सितंबर 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे, अधिवेशन, और यहाँ पर प्रस्ताव पेश किया गया। फिर दूसरी बार इसे जो नवंबर में हर एक साल दिसंबर में होता है, दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर के जो अधिवेशन हर एक साल होता है, ये वाला था नागपुर अधिवेशन में, इसे मंजूरी मिली, पूर्ण रूप से मंजूरी मिल गई। और एक तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पेश कौन किया था और अध्यक्ष कौन थे। नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष पूछ लेगा तो कौन थे अध्यक्ष या किसने पेश किया था, तो CR दास ने पेश किया था। CR दास, किसने, CR दास ने पेश किया था, CR दास ने पेश किया था। और कौन नागपुर अधिवेशन में ये CR दास ने पेश किया था, इसके अध्यक्ष का भी नाम पूछ दिया जाता है, तो आप अध्यक्ष का भी नाम याद रखेंगे कि नागपुर अधिवेशन 1920 दिसंबर 1920 में हुआ था, इसके जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसके जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष का क्या नाम था या कौन थे, क्या RN मधोलकर थे या अन्य लोग थे। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं कि असहयोग आंदोलन, तो ये अपने बिहार में भी आया असहयोग आंदोलन। तो अपने बिहार में असहयोग आंदोलन का जो हम देखते हैं चलाया गया, तो उस समय क्या था कि क्या इसमें योगदान था, किन किन लोगों ने इस्तीफा दिया, क्या हुआ। तो अपने बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बिहार के प्रांतीय, जो हम देखते हैं कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था, कब हुआ था, 1908 ईस्वी में। और उसके अध्यक्ष अली हसन इमाम प्रथम अध्यक्ष थे।
तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जो था उसी के तहत बिहार प्रांतीय सम्मेलन होता था हर एक साल। तो ये 28वां सम्मेलन था। कौन सा 28वां सम्मेलन था? भागलपुर में हुआ था, भागलपुर में हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भागलपुर के इस 28वां सम्मेलन में इस पर असहयोग पर बल दिया गया, असहयोग पर बल। और यहाँ पर सबसे पहले शराबबंदी चलाया गया। ये जो चंपारण, सारण और शाहाबाद का इलाका है, यहाँ पर शराबबंदी आंदोलन से इसकी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, शराबबंदी आंदोलन। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों ने इस्तीफा दिया, जितने बिहार विधानसभा के सदस्य थे। तो उसमें राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, लिखते जाइए, ब्रज किशोर प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। और कौन थे यहाँ पर? मजहरूल हक थे, मजहरूल हक। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरूल हक और एक और व्यक्ति थे, उनका भी नाम म से ही है। क्या है? मलिक करके कुछ नाम है, तो उसको देख लीजिएगा कि एक राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरूल हक और मजहरूल हक थे। इतना ये इंपॉर्टेंट है। एक और व्यक्ति थे, उनको नहीं भी याद रखेंगे, कोई बात नहीं। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरूल हक, ये इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने इस्तीफा दिया था। कहां से? ये विधानसभा से। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं, तो राजेंद्र प्रसाद ने वकालत से भी, राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था? वकालत से भी इस्तीफा दे दिया था, यानी वकालत छोड़ दी थी, ऐसे लिख सकते हैं, वकालत छोड़ दी। किसने वकालत छोड़ी? असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने। इनके भाई थे महेंद्र प्रसाद। उन्होंने अपना एक, महेंद्र प्रसाद को राय साहब की उपाधि मिली थी, राय साहब महेंद्र प्रसाद राय साहब की उपाधि त्याग दी। राय साहब की उपाधि किसने त्यागी? महेंद्र प्रसाद ने उपाधि त्याग दी। याद रखना है, किसकी उपाधि त्यागी? किसने? महेंद्र प्रसाद ने। और किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन के दौरान महेंद्र प्रसाद ने अपनी राय साहब की उपाधि त्यागी, राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी। और राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और मजहरूल हक और ये जो लोग थे, ये विधानसभा से इस्तीफा दे दिए। और इसके बाद में हम देखते हैं कि महेंद्र प्रसाद जो थे, ये मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिए। मजिस्ट्रेट थे, तो मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दिए। अब यहाँ पर असहयोग आंदोलन, इस तरह से असहयोग आंदोलन के संबंध में इतनी बातें आप याद रख सकते हैं। अब 1930 ईस्वी आता है और चलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी चला था और बिहार में खिलाफत आंदोलन के तहत बिहार में एक बैठक हुई थी और यहाँ पर सभा का बहिष्कार किया गया था। और हम देखेंगे जो सरकारी सभा थी एक, तो उसका बहिष्कार किया गया था। और जो मोहम्मद जो इमाम यहाँ पर हसन इमाम थे, तो उसके अध्यक्षता में यहाँ पर एक बैठक हुई थी। लेकिन खिलाफत के बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1930 में चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू तो हुआ 1930 ईस्वी में, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 ईस्वी में ही, जो 1929 ईस्वी में लाहौर का अधिवेशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और उसी समय इसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, और तैयारी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन लेकिन होता कब है, तो 1930 ईस्वी में, लेकिन प्रस्ताव पारित कब हुआ था, 1929 ईस्वी में, और स्वतंत्रता दिवस भी 1930 में 26 जनवरी को मनाया गया था। ये कहा गया था 1929 के ही लाहौर के अधिवेशन में। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी मार्च से शुरू हुआ, मतलब पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब चीज का अवज्ञा करना है, लेकिन पहले नमक का अवज्ञा, नमक कानून का को तोड़ा गया, नमक कानून का अवज्ञा किया गया कि सरकार के नमक कानून को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर गांधी जी ने शुरुआत की। सबसे पहले गांधी जी जो थे वो दांडी मार्च पर निकले, और हम देखते हैं कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा किए, लेकिन ये 6 अप्रैल को पहुंच के 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। अपने बिहार में कब से शुरू हुआ, 15 अप्रैल को, और 15 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया। कहाँ, सारण और चंपारण में। यहाँ कोई तट वट तो है नहीं, तो ये सोंधी मिट्टी पाया जाता है, नमकीन मिट्टी, इसी से मिट्टी बना के सारण चंपारण में इसकी शुरुआत की गई। यहाँ नमक कानून तोड़ा गया था, कानून तोड़ा गया। पूछ सकता है नमक कानून कहाँ तोड़ा गया, बिहार में, या कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, बिहार में। तो नमक कानून तोड़ के सारण चंपारण से। और यदि पूछा जाए इसके बाद में कर बंदी आंदोलन कहाँ कहाँ चलाया गया, क्योंकि बिहार में नमक का कोई है नहीं तट वट की नमक तोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर कर बंदी आंदोलन चलाया गया था। तो और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। उसके लिए स्वदेशी आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो पूछता है स्वदेशी आंदोलन की स्थापना, तो मई 1930 में स्वदेशी अगर पूछता है स्वदेशी लीग की स्थापना, तो स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी मई 1930 में, और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए। यहाँ पर जो आप याद रख सकते हैं, चंपारण, सारण, इधर जो पटना है, चंपारण, सारण, पटना, मुंगेर और पूर्णिया, इन सभी क्षेत्रों में, सारण, चंपारण, मुंगेर, पूर्णिया, पटना, यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर इन क्षेत्रों में अब कर बंदी आंदोलन चलाया गया। कर बंदी आंदोलन कब चला था, आंदोलन असहयोग आंदोलन के समय या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय? तो क्या आंसर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सवाल कैसे भी पूछ सकता है, तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान करबंदी आंदोलन चलाया गया। अब क्या किया गया कि यहाँ पर 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हम देखेंगे कि यहाँ नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया, और राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। और इन्होंने क्या किया कि राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हो जाने के बाद में भागलपुर के एक व्यक्ति थे दीप नारायण सिंह, इनको उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, सिंह को अपना उत्तराधिकारी किसने, राजेंद्र प्रसाद ने नियुक्त किया। पूछा जाएगा कि कब नियुक्त किया था राजेंद्र प्रसाद ने दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी, या कहाँ के थे दीप नारायण सिंह जिनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, कैसे भी प्रश्न आ सकता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दीप नारायण सिंह को, जो भागलपुर के थे, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं कहां पर, अब हम देखेंगे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कैसे चला अपने बिहार में। भारत छोड़ो आंदोलन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, उसके बारे में भी याद रखेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था बिहार में, श्री कृष्ण सिंह ने। और पूरे भारत में तो आप जानते ही होंगे कि पूरे भारत में किसने किया था, स्वराज
स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में, गया का अधिवेशन 37वां अधिवेशन था, बिहार में हुआ था, बिहार के गया में, याद रखना है। यहीं पर जो एक तरह से कांग्रेस और स्वराज दल में एक तरह से बंटवारा हो गया था कांग्रेस का, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों में मतभेद हो गया गया के अधिवेशन में। और 1923 ईस्वी में फरवरी 1923 ईस्वी में क्या हुआ कि श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह, आप लिख लेंगे, हम बोल दे रहे हैं, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर स्वराज दल का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे। श्री नारायण प्रसाद प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे। और इनका पूछा जाएगा कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आप देखेंगे कि इनका पटना में अधिवेशन हुआ। श्री नारायण प्रसाद इनके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? श्री नारायण प्रसाद थे। और अगर पूछेगा सचिव कौन थे, तो अब्दुल बारी सचिव थे। बस इतना ही पूछा जाता है इससे कि फरवरी 1923 में इसका गठन हुआ था। ये जो आप देखते हैं स्वराज दल, इन लोगों का कहना था कि हम विधान परिषद में हिस्सा लेंगे और कांग्रेस का कहना था विधान परिषद में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसीलिए गतिरोध उत्पन्न हो गया, तो ये लोग कांग्रेस से बाहर निकल गए। और गया के अधिवेशन हुआ था 1922 में, आप याद रखेंगे 1922 में गया का अधिवेशन। और गया के अधिवेशन 1922 को क्यों याद रखना है? क्योंकि गया के अधिवेशन जो 37वां अधिवेशन था, 37वां अधिवेशन, यहाँ पर ही ये जो स्वराज दल का गठन की बात कही गई, यानी मतभेद हुआ। CR दास इसके अध्यक्ष थे, चित्तरंजन दास, CR दास अध्यक्ष थे, अध्यक्ष गया अधिवेशन के। और यहाँ पर जो अधिवेशन हुआ था पटना के बांकीपुर में, बांकीपुर पटना में, ये 1900 हम देखेंगे बांकीपुर के पटना में पहला था, ये 1912 में हुआ था। 1912 में ये पहला था, बिहार का पहला, बिहार में होने वाला पहला अधिवेशन बांकीपुर अधिवेशन, जिसमें पहली बार किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया? तो बांकीपुर अधिवेशन में। और सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो RN मधुलकर इसके अध्यक्ष थे। RN मधोलकर इसके अध्यक्ष थे, RN मधोलकर। और जो तीसरा अधिवेशन था तो रामपुर में हुआ 1940 में। 1940 में रामपुर, आज कहाँ पड़ता है रामपुर? झारखंड में, उस समय बिहार में ही था। तो रामपुर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे रामपुर अधिवेशन के? तो आप लिखेंगे कि अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद कब से कब तक थे? तो 1940 से लेकर के 1945 तक अबुल कलाम आजाद ये अध्यक्ष रहे थे। अब आपको क्या याद रखना है कि जो यहाँ जो अधिवेशन हुआ, 3 अधिवेशन अपने बिहार में हुआ, इसे याद रख लेना है। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। तो भारत छोड़ो आंदोलन में हम 1942 ईस्वी में देखते हैं कि पूछा जाता है कि उस समय गांधी मैदान को क्या कहा जाता था? तो पटना लॉन्ज के नाम से उस समय जाना जाता था। अपने गांधी मैदान का नाम क्या था? पटना लॉन्ज। तो गांधी मैदान को उस समय पटना लॉन्ज के नाम से जाना जाता था, पटना लॉन्ज के नाम से। और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। लेकिन हम देखेंगे 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चला करके और इसे क्या किया गया? सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी नेताओं को, जितने महत्वपूर्ण नेता थे, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में जो अपने बिहार से कौन से नेता थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया? तो आप देखेंगे अपने बिहार से नेता थे एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको गिरफ्तार कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया। कब किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार? तो इन्हें भी तो तभी गिरफ्तार किया जाएगा ना जब सबको किया गया।
9 अगस्त को गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार करके इन्हें कहाँ रखा गया, तो बांकीपुर में रखा गया। और बांकीपुर में जेल में इन्हें गिरफ्तार करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रख दिया गया। और इनके खिलाफ में एक व्यक्ति थे जो महाधिवक्ता थे, महाधिवक्ता बिहार के महाधिवक्ता कौन थे, और उन्होंने बिहार के महाधिवक्ता हम देखते हैं बलदेव सहाय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कब इन्होंने इस्तीफा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस्तीफा दे दिया। बलदेव सहाय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया सन 1942 ईस्वी में। अब यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जो है उनके बारे में हम देख सकते हैं कि इनको गिरफ्तार हुआ तो महाधिवक्ता जो थे बलदेव सहाय, इन्होंने इस्तीफा दिया महाधिवक्ता के पद से। इनके खिलाफ में और क्या हुआ कि छात्रों ने जुलूस निकाले। छात्रों ने पटना में जुलूस निकाला, और वो जुलूस पटना के सचिवालय में जाकर के, पटना के सचिवालय में, और सचिवालय के मुख्य इमारत में ये लोग झंडा फहराने वाले थे। तभी WG आर्चर जो है वहां का जिलाधिकारी पटना का, उसने WG आर्चर, किसने गोली चलाने का आदेश दिया, WG आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, ये आप लिखेंगे। और इसमें 7 छात्र घायल हो गए, जिसमें से कौन थे, तो उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, हम नाम बोल रहे हैं आप लिखिए, उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी थे। ऐसे आप याद रख सकते हैं, USDJRRR, सभी नामों को इससे आप याद कर लेंगे। यू से लिखिए उमाकांत चौधरी, S से सतीश प्रसाद झा, D से देवीपत चौधरी, J से जगपति सिंह, R से हो जाएगा रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, और राम गोविंद सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। 7 छात्र शहीद हो गए। गोली चलती रही, ये आगे बढ़ते रहे। इसी क्रम में एक छात्र ने झंडा फहरा दिया, लेकिन 7 छात्र मारे गए, गोलियों के शिकार हो गए और यहीं पर शहीद हो गए। और शहीद स्मारक बनाया गया देश आजादी के बाद में। और जो हम देखते हैं कि प्रथम राज्यपाल थे बिहार के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, इसका शिलान्यास किया, जो और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका औपचारिक रूप से शिलान्यास किया था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और हमें क्या याद रखना है कि आजाद दस्ता का गठन कब किया गया था, पूछा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय आजाद दस्ता का गठन किया गया नेपाल के रामविलास जंगल में। आप लिखते जाइए, रामविलास जंगल में आजाद दस्ता का गठन किया गया। और रामविलास जंगल में ही आजाद दस्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन थे, जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में, और यहाँ पर ये इसका काम था गोला बारूद की ट्रेनिंग देना और तोड़ फोड़ करना, ये सभी छापामार युद्ध करना। तो फिर क्या किया गया कि आजाद दस्ता के संस्थापक जो थे जयप्रकाश नारायण, उन्हें भी 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग जेल में रखा गया। इनको जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया, जेल में जयप्रकाश नारायण। जहां से दीपावली के रात को ये लोग 1943 में ये लोग 9 फरवरी 1943 को यहाँ से 9 फरवरी 1943 को ये जेल फान करके भाग निकले 5 साथियों के साथ। 5 साथी भी थे इनके, जिसमें सूर्य नारायण सिंह थे। आप देखेंगे कि सूर्य नारायण सिंह थे और रामानंद मिश्रा थे। सूर्य
नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्रा इनके साथ थे, जोगेंद्र शुक्ल थे, आप नाम लिखते जाइए, जोगेंद्र शुक्ल थे, जोगेंद्र शुक्ल थे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जोगेंद्र शुक्ल थे ये सभी लोग इनके साथ ही थे, जो इनके साथ जेल को फांद करके और भाग गए थे। फिर बाद में इन्हें क्या किया जाता है कि पकड़ लिया जाता है और जयप्रकाश नारायण को, लेकिन बहुत बाद में पकड़े जाते हैं और पकड़ के इन्हें जेल में रखा जाता है। 1946 में जब छोड़ा जाता है तो जयप्रकाश नारायण दिवस भी 1946 में, फरवरी 1946 में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न आता है कि कब मनाया गया था, एक बार बीपीएससी में पूछा था जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया गया था 1946 में। तो यहाँ पर ये जब जेल से छूटे थे उसी के खुशी में। अब आपको बिहार से ये भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन से इतने सवाल बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बिहार में मोहम्मद अली जिन्ना जो है वर्ष 1937 में आते हैं। वर्ष 1937 में चुनाव हुआ और 1937 में चुनाव हुआ कितने, 152 सीट पर, जिसमें से कांग्रेस ने कितनी सीट पर चुनाव लड़ी, 170 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ी और इसमें से 98 सीट जीत लिए। किसने, कांग्रेस ने जीत लिए। 170 में से 98 सीट जीत लिए। 152 सीट था कुल बिहार का। कितना, विधान परिषद में कितने सीट थे, 152। कितने पर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, 170। कितना सीट जीता, 98 सीट। अब ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस। अब कांग्रेस पूर्ण बहुमत मिली बिहार में, तो कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह को आमंत्रित किया। यहाँ के जो तत्कालीन गवर्नर थे उस समय, तो यहाँ के गवर्नर एमजी हैलेट, गवर्नर कौन थे उस समय, गवर्नर अंग्रेज अधिकारी एमजी हैलेट। तो एमजी हैलेट ने आमंत्रित किया किसको, श्री कृष्ण सिंह को। लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। और जब श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया तो मोहम्मद यूनुस, जो कि इंडिपेंडेंस पार्टी के थे, इंडिपेंडेंस पार्टी के मोहम्मद यूनुस ने अपनी सरकार बनाई और इस तरह से सरकार बनाई। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, और बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पूछे तो मोहम्मद यूनुस, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह ने बनाने से मना कर दिया था। फिर बाद में जाके जब गवर्नर श्री कृष्ण सिंह के बीच में समझौता हुआ, एमजी हैलेट श्री कृष्ण सिंह के बीच में समझौता हुआ, तो आगे जाकर के हम देखेंगे कि 20 जुलाई 1937 को इन्होंने सरकार बनाया। लेकिन कांग्रेस ने, हम जानते हैं 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे ही भारतीयों को शामिल किया गया, इसलिए 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दी। इस्तीफा देने की घोषणा 1938 में ही हो गई थी और इन्होंने, श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दी। तो इस तरह से इतना कांग्रेस की सरकार चला अपने बिहार में। और आप याद रखेंगे मोहम्मद यूनुस को। और पहले यदि पूछा जाए कि जो बिहार के गवर्नर के विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम विधान परिषद जो है, तो विधान परिषद के सभापति की यदि नाम पूछ लिया जाए तो राजीव रंजन प्रसाद थे प्रथम। और विधान सभा का चुनाव हुआ था तो विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि उपाध्यक्ष अब्दुल बारी थे, अध्यक्ष का नाम आप बताएंगे कि अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1937 का चुनाव होता है, किस तरह से कितनी सीटें थी हमने देख लिया। अब क्या होता है कि 1938 ईस्वी में, यहाँ पर 1937 ईस्वी में जब चुनाव हो रहा था, इसी समय मुस्लिम लीग के प्रचार प्रसार करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना बिहार आए थे। तो पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना कब बिहार आए थे, तो 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार आए थे और इनके आने से मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ गया। मुस्लिम लीग के प्रचार के लिए आए थे।
लेकिन इनके प्रभाव, मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने के लिए 1938 ईस्वी में हम देखेंगे कि जो यहाँ पर 1938 ईस्वी में फिर क्या किया जाता है कि एक संस्था बनाई जाती है मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने के लिए, जिसका नाम था मोमिन कांग्रेस। क्या नाम था? मोमिन कांग्रेस। तो मोमिन कांग्रेस जो था इसकी स्थापना की गई थी। मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में की गई थी। ये किसका, क्या उद्देश्य था मोमिन कांग्रेस का? तो मोमिन कांग्रेस का उद्देश्य था कांग्रेस के जो मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करना, ताकि कांग्रेस की जीत हो सके। 1938 में इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा 1938 में ही यहाँ आदिवासी महासभा का गठन होता है। आदिवासी महासभा का भी गठन हुआ था बिहार में, आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। तो लगभग हमने देखा कि, और बिहार प्रांतीय, जब यहाँ पर बिहार के मांग के बारे में हम देख लेते हैं कि बिहार का मांग प्रथम बार किसने किया, तो सच्चिदानंद सिन्हा का आप नाम याद रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण योगदान है सच्चिदानंद सिन्हा का। और सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा कि पृथक बिहार की मांग हमें की कि बिहार होना चाहिए, बंगाल से अलग बिहार होना चाहिए। और ये फिर हम देखते हैं कि जो महेश नारायण थे, इन्होंने एक अखबार निकाली थी। ये पटना से एक अखबार निकलता था, जो हम देखेंगे कि पटना से एक अखबार बिहारी टाइम्स, पटना से एक अखबार निकलता था बिहारी टाइम्स, महेश नारायण निकालते थे। और सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, इनकी काफी योगदान रहा था। ये 1894 में ये निकाला गया था पहली बार बिहार टाइम्स, और इसमें पहली बार सबसे पहले बिहार की मांग की गई थी इसी अखबार में, बिहार टाइम्स में, जो कि महेश नारायण की पत्रिका थी मुख्य रूप से। और यहाँ पर हम देखेंगे कि बिहार की मांग को उठाया जाता है, और इसके लिए एक बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी क्या बनाया जाता है? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाता है। कब किया जाता है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन? पूछा जा सकता है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में हुआ था, और 1908 ईस्वी में। और जो हम देखेंगे कि मोहम्मद हसन अली इसके अध्यक्ष थे। मोहम्मद हसन अली इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष। और दोबारा बैठक, ये पहला बैठक होता है इसका पटना में। इसका प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का पहला प्रादेशिक सम्मेलन होता है। पहला प्रादेशिक सम्मेलन कहाँ होता है? पटना में, जिसे पटना में यहाँ पर बिहार के मांग को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया। और फिर से भागलपुर में दूसरा इसका प्रादेशिक सम्मेलन कहाँ होता है? भागलपुर। और इसके मांग को, बिहार के मांग को भागलपुर में दोहराया गया। इसी मांग को क्या किया गया? दोहराया गया। तो इस तरह से फिर 1911 आता है, और 1911 में दिल्ली में जो अधिवेशन होता है, हम देखते हैं कि 1911 में 12 दिसंबर 1911 को बिहार 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की जाती है कि बंगाल से बिहार अलग कर दिया जाएगा। इससे पहले ये विधान परिषद में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है बिहार के पृथक मांग के लिए, कि बंगाल से बिहार के पृथक मांग का प्रस्ताव पारित किसने ये यहाँ पर पेश किया था? किसने पेश किया था ये पूछता है। तो आप याद रखेंगे कि ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने ही यहाँ पर प्रस्ताव पेश किया था विधान परिषद के पृथक मांग की, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस तरह से 12 दिसंबर 1911 को घोषणा होती है। लेकिन ये फिर हम देखते हैं कि ये असली घोषणा जो हुई थी वो 1912 में 12 मार्च 1912 को, और 12 मार्च 1912 को हम बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को, आप डेट याद रखेंगे 22 मार्च को फिर से घोषणा होती है 1912 में कि बिहार को अलग किया जाएगा। और ये
घोषणा को लागू कब किया गया था, मतलब कि ये बिहार का गठन कब किया गया था, तो 1 अप्रैल। ये सार्वजनिक घोषणा 22 मार्च को ही हो गई थी, तो इसीलिए बिहार दिवस हमने 22 मार्च को ही मना लिया खुशी में। और 1 अप्रैल 1912 को फिर ये अपना बिहार बनता है। 1 अप्रैल 1912 को अपना बिहार का गठन कब हुआ था पूछा जाएगा, तो वो 1 अप्रैल को हुआ था, 1 अप्रैल 1912। और फिर 1936 में जाके 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को ये उड़ीसा से अलग हो जाएगा। ये जो बिहार था इसमें उड़ीसा भी था, आप याद रखेंगे। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग होगा इससे, और इससे अपने बिहार से उड़ीसा ये अलग हो जाएगा। और फिर 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो जाएगा। फिर आज का बिहार ये सामने आएगा, जिसमें विधानसभा में 75 सीट है आज। तो ये सब आपको समझ में आया होगा। स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, जब बंगाल का विभाजन किया गया था, उस समय भी हम देखेंगे बिहार में जो यहाँ पर भी रक्षाबंधन मनाई गई थी, राखी बांधी गई थी। और 1906 ईस्वी में उसी समय हम देखेंगे कि 1906 ईस्वी में जो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी पूछा जाता है, तो कब की गई थी, क्या आंसर होगा, वर्ष 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना